साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने ऐलान किया कि अगर उपचुनाव के पहले नियमितीकरण की बात नहीं मानी गई तो आने वाले 70,000 अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरकर बीजेपी का विरोध करेंगे। संयुक्त शिक्षक संघ ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सिंधिया ने समर्थन किया था, सड़क पर उतरने की बात कही थी और मांग ना माने जाने पर कांग्रेस छोड़ दी थी। अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि अब सिंधिया बीजेपी में है, ऐसे में वो अतिथि शिक्षकों की मदद करेंगे। चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन अतिथि शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोगों ने अब पूरे संगठन के माध्यम से संगठन के लोग और पूरे मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों का निर्णय यही लिया है कि यदि महाराज सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो हम विवश होकर ही सड़कों पर हमको उतरना पड़ेगा। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी और मेरे सहयोगी शैलेंद्र ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ग्वालियर में ही हुई। शैलेंद्र, सबसे पहला सवाल मेरा यह कि संयुक्त अतिथि संघ, तो इसमें संयुक्त के साथ साथ और कौन कौन से अतिथि वर्ग इसमें जुट गए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आने वाले उपचुनाव के लिहाज से सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। परेशानी होने वाली क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में 16 उपचुनाव हो रहे हैं और यही कारण है कि यहां से इस बात को उठाया गया है। जिस तरीके से आज अतिथि शिक्षक संघ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बाकायदा उन्होंने कहा गया कि लंबे समय से वो अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर आना होगा। हालांकि वो किस पार्टी का समर्थन करेंगे उन्होंने इस बात की तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो वर्तमान सरकार है उसका जरूर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जहां तक समर्थन की बात है तो वहां जो पदाधिकारी मौजूद थे उनका ये कहना है कि जितने भी अतिथि शिक्षक के संगठन हैं मध्य प्रदेश में, सारे संगठन एक मंच पर हैं और सबकी एक राय है कि जिस तरीके से 2016 में भी जब उन्होंने एक जंगी प्रदर्शन किया था उस समय पारस जैन जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। बाद में उनके द्वारा सहजनाबाद पार्क जो भोपाल है वहां पर एक बार फिर से जो आंदोलन किया गया था उस समय भी उनको केवल आश्वासन दिया गया था। और खासकर वो सिंधिया का जिक्र बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि सिंधिया ने खुद इस बात को कहा था कि अतिथि शिक्षकों की मांगें अगर नहीं मानी गई तो वो सड़कों पर उन शिक्षकों के साथ खड़े नजर आएंगे। और जब वो प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस सरकार, उनके द्वारा मांगे नहीं मानी गई और उसके बाद सिंधिया जी ने भी पार्टी छोड़ दी थी। तो अतिथि शिक्षकों को ये उम्मीद है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी बातों के मांगे ना मानने के चलते पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो ऐसे में अब वो बीजेपी सरकार में हैं तो वो उनकी बात मनवाएंगे और उनको नियमितीकरण करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि यदि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो भी अगर उनका अब समर्थन नहीं करते हैं तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर आना होगा। और जिनकी संख्या जो वो बता रहे हैं लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक जो हैं वो सारे लोग सड़कों पर आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से 27 जगह उपचुनाव होने हैं, यदि सारे लोग एक साथ सड़कों पर उतर आते हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदर्शन अगर होने लगता है तो निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। शैलेंद्र, लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, खबर है कि 22 से 25 सिंधिया ग्वालियर पहुंच रहे हैं और सिंधिया ग्वालियर पहुंचे उससे पहले ये परेशानी उनके लिए सामने खड़ी हो गई है क्योंकि यही वो वर्ग है जिसको इंसाफ दिलाने के नाम पर मैनिफेस्टो में किए गए वादे ना पूरे होने के नाम पर सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब सिंधिया पर नैतिक दबाव। से बिल्कुल सही बात कही आपने। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि आप इनकी रणनीति देखिए। जो अतिथि शिक्षक संघ है इनका जो अभी तक आंदोलन होता रहे इसका सेंटर रहा है भोपाल। हाँ। लेकिन पहली बार सोची समझी रणनीति के तहत ग्वालियर में सेंटर बनाया गया, उसकी मुख्य वजह सिंधिया। दूसरी बात, जिस बात को कांग्रेस लगातार इस बात को हाईलाइट करेगी, कब उतरेंगे सिंधिया सड़कों पर, कब उतरेंगे सड़क। कल मालवा दौरे पे आया तब भी कांग्रेस सारे ट्वीट उठा के देख लीजिए। इसके पहले जब सिंधिया का कोई बयान आया तो एक ही बात कहा, ये बयान वचन पूरा नहीं हुआ, सिंधिया सड़कों पर कब उतरेंगे। तो जिस तरह से ट्रेंड कर रहे थे और जिस बात को हैमर कर रहे थे बार बार और उस बात साबित करने की कोशिश कर रहे थे और स्थापित कर रहे थे कि सिंधिया सड़कों पर उतरेंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई। चूंकि कांग्रेस अब छोड़ी सिंधिया ने, इस बात को सिंधिया ने स्थापित किया था कि मैंने कांग्रेस छोड़ी
कि कांग्रेस के निर्णय जनहितैषी नहीं थे, लोग परेशान थे, इसलिए मैं सड़कों पर उतरने की बात कही तो कमलनाथ ने उतर जाओ तो वो उतर गया। अब ये बयान सिंधिया का उनके गले में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस रणनीति तहत शिक्षक संघ ने ग्वालियर का मुख्यालय, केंद्रीय मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बड़ा वो है। आसिफ, आप ये बात भी आप जानते हैं कि जब कमलनाथ सरकार में अतिथि शिक्षक संघ ने महिलाओं ने मुंडन कराया था, धरना दिया था, तब उस समय सरकार पर संकट नहीं था, सरकार की नींद उड़ गई थी और सरकार बेचैन हो गई थी। ये यहां तक हमें अंदर खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देर रात तक 12-12 बजे तक बैठकें लेते रहे इसको लेकर, किस तरह से धरना टुड़वाएं और जिस तरह भाजपा आक्रामक थी। अब जब सत्ता का लेके चुनाव होना है कि सत्ता का ये चुनाव जो है 27 उपचुनाव, ये सत्ता का निर्धारण करेंगे, भाजपा सत्ता में रहेगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी या क्या रहेगा, उस समय इस तरह का धरना होना बहुत ही सरकार के लिए चिंताजनक बात है। वो भी तब जब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार का खजाना खाली है। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को नियमितीकरण के लिए बड़ा एक बजट चाहिए, अमाउंट चाहिए, और ऐसे में इतने बड़े वर्ग 70,000 जो संख्या बताई जा रही है, इतने बड़े वर्ग को संतुष्ट करना, उनको इस बार आश्वासन देकर चुप करा देना और आश्वासन पर मान जाना अतिथि शिक्षक संघ का, यह भी दिलचस्प रहेगा, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी। शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्वालियर से इस वक्त शैलेंद्र और भोपाल से इस वक्त हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, दूसरे राज्यों के आवेदकों को किसी तरह की सरकारी नौकरी में तरजीह नहीं दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार देने के लिए कानून बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं, इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनका ही हक होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। एमपी के मूल निवासियों को ही प्रदेश में सरकारी नौकरी देने के शिवराज सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 15 महीने की सरकार में हमने कई प्रावधान किए जिससे प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार मिले। बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा, बीजेपी की 15 साल की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति रही, ये किसी से छिपा नहीं है। डिग्री लेकर युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे। कमलनाथ ने लिखा कि 15 साल बाद युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे, हमारे निर्णय की तरह ही घोषणा की है, लेकिन ये पहले की तरह सिर्फ घोषणा बनकर ना रह जाए। युवाओं के हक के साथ छलावा ना हो, वो ठगे ना जाएं, इस बात का ख्याल रखा जाए, नहीं तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के मामले में सरकार ने आज अपना जवाब पेश कर दिया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी का हवाला दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी और उसके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरूरी है। सरकार के जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के खिलाफ है जिसके मुताबिक सिर्फ आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते के बाद होगी। हम पॉपुलेशन के रेशो में देना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो इसलिए 14% से बढ़ा के हमने 27% किया। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो ऑनरेबल 9 जजेस की बेंच ने 1993 में दिया था, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि पॉपुलेशन के रेशियो पे आप कभी भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो इस बेसिस पे आज स्टे टू कंटिन्यू है, इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू। कांग्रेस जैसा काम नहीं किया हमने कि कांग्रेस की सरकार में ये याचिका लग चुकी थी, परंतु तारीख पे तारीख वो टालते रहे और सरकार जाकर और माननीय उच्च न्यायालय में अपना जवाब पेश नहीं कर सकी। हमने दूसरी पेशी पे ही माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार का
जो पक्ष है वो पक्ष रखने का काम किया है, लिखित में जवाब देने का काम किया है और हमारा स्टैंड ओबीसी को लेकर क्या रहने वाला है यह स्पष्ट करने का काम किया है। तीन बातें बहुत अहम है इस खबर पर। सबसे पहली बात, 20 मार्च को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 19 मार्च को कोर्ट ने इसी मामले में स्टे ऑर्डर लगा दिया था, यानी कि उस आदेश पर रोक लगा दी थी जो कमलनाथ सरकार ने दिया था। दरअसल कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में सीटों के बंटवारे के लिए नए नियम, यानी कि 14% की जगह ओबीसी को 27% के तहत आरक्षण देने का नियम पारित किया था और हाईकोर्ट ने 19 मार्च को इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल कोर्ट ने अभी वो जो रोक लगाई थी उसे हटाने से इनकार कर दिया और अब 4 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस और बीजेपी, चूंकि 52% वोट है ओबीसी का मध्य प्रदेश में, इसीलिए सियासत इतना जोर पकड़ रही है। और इस पर एमपी सरकार ने आज कोर्ट में माना कि प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग से है, लेकिन इस मामले में प्रदेश की पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष विभा पटेल ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महाधिवक्ता ने कोर्ट में 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। इससे साफ है कि सरकार मामले में गंभीर नहीं है और उसे टालना चाहती है। महाधिवक्ता जी के द्वारा 4 हफ्तों का समय माननीय कोर्ट से मांगा गया, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज मध्य प्रदेश में काबिज है वो अन्य पिछड़ा वर्गों को उसकी अधिकारिता 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती। यदि वे गंभीर होते तो वे न केवल अपना अन्य पिछड़ा वर्गों का पक्ष सही तरीके से रखते, बल्कि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास न करते, जिसके तहत उन्होंने आज तारीख को बढ़वा लिया है और निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ अन्याय है। विभा पटेल सरकार को घेर रही हैं, कह रही हैं कि सुनवाई तो चली रही है, लेकिन जानबूझकर महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता यानी कि पुरुषेंद्र कौरव, उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त मांगा जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और अब 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई आएगी और तब यह तय होगा कि क्या वो फैसला हटाना है या उसको बदलना है या वो यथावत रखना है। आज इस पर बहुत बड़ी बहस हम करेंगे रात को 8 बजे आपकी आवाज में, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। 52% वोट बैंक है ओबीसी का और ओबीसी के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, आरक्षण से उपचुनाव का रण जीतेंगे, ऐसे तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा इसी पर आपकी आवाज। आगे बढ़ते हैं। एमपी की शिवराज सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में कटौती कर सकती है, क्योंकि प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा हम 51,000 रुपए नहीं दे पाएंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री पटेल ने कहा कि 51,000 रुपए बोलने और देने में अंतर है। हम 51,000 रुपए देने की बात कहकर लोगों को भड़काना नहीं चाहते। प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि मामले में सीएम के साथ बैठक करके जल्द इसका हल निकाला जाएगा। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार ने इस योजना में राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया था, लेकिन अब शिवराज सरकार जल्द ही इसमें कटौती कर सकती है। जाहिर है अब कांग्रेस इस पर हमलावर हो जाएगी। आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू होगी, शादी विवाह शुरू होंगे, तो आप लोग कैसा करेंगे? 51 देंगे या कुछ और देंगे? हम लोग 51 नहीं दे पाएंगे। हम लोग जो हमारी सरकार विचार करेगी कि हम सरकार को अच्छा चला सके, क्योंकि 51,000 रुपए देकर लोगों को भड़काने का हमारी सरकार नहीं करेगी। अच्छा, ये सियासत के केंद्र में तो मुद्दा आएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा था जो कमलनाथ ने मैनिफेस्टो में रखा था, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में रखा था और सरकार आते ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 की राशि की घोषणा की गई थी। अब नई सरकार कह रही कि हम तो नहीं दे पाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में कटौती को लेकर शिवराज सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल पर वार करते हुए कहा कि कन्यादान योजना अच्छी है, कमलनाथ सरकार ने इसकी राशि बढ़ाई थी, लेकिन इसकी राशि कम करना गरीब परिवारों के साथ कुठाराघात है। उनके उद्गार निकल रहे हैं कि किस तरह की सरकार ये बैठी है। जिस तरह से सरकार बनाई प्रजातंत्र का गला घोट के, ये धरातल पर वास्तविकता में सरकार चला नहीं सकते, इनके पास पैसे टके हैं नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते और ये स्थितियां पैदा होगी कि रिवर्स गियर कर रहे हैं। सारी चीजें जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनमानस के लिए थी, इसको ये वापस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है।
एमपी में कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के मिश्रा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से के मिश्रा ने पूछा कि कोरोना काल में भी उपभोक्ताओं से लंबा चौड़ा बिल क्यों थमाया जा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती क्यों की जा रही है। के मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त बिजली है, फिर भी बिजली कटौती की जा रही है। सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि जनसेवक कहने वाले सिंधिया अपनी जनता की सुध लेने ग्वालियर नहीं आ रहे। वैसे खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सिंधिया 22 से 25 4 दिनों के ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। हमने वचन पत्र के अनुरूप घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रुपए में 100 यूनिट प्रति माह बिजली दी। आज ये सरकार सिवाय पैसे खाने का कुछ नहीं कर रही है। और लॉकडाउन में जो उद्योग बंद थे जिसकी वजह से राजस्व हानि सरकार की हुई है, तो वो उपभोक्ताओं से वसूल रही है सरकार। ये लूट कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी और ऊर्जा मंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को। रायसेन में प्रदेश के पहले ई संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शुभारंभ किया। सलामतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्र बनाया गया है। शुभारंभ के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने एम्स के डॉक्टर गिरीश वाडकर से उपचार के संबंध में बातचीत की। प्रभुराम चौधरी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ जिलों में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्र की शुरुआत होगी। इन सभी केंद्रों पर एम्स के डॉक्टर्स के परामर्श की सुविधा मिलेगी। डिंडोरी में हो रही मूसलाधार बारिश से नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इस वजह से जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बना पुल पानी में डूब गया। पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। पुल के दोनों तरफ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। डिंडोरी के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा नदी के सभी घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। जबलपुर में बरगी बांध के गेट खोले गए। बरगी बांध के 21 में से 13 स्पिलवे गेट 1.8 मीटर तक खोले गए। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध का जलस्तर 421.3 मीटर तक जा पहुंचा है, जबकि बांध का पूर्ण जलस्तर यानी कि फुल कैपेसिटी 422.76 मीटर है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। बांध के निचले क्षेत्र में रहने वालों को सतर्क रहने और डूब क्षेत्र में प्रवेश न करने का अलर्ट जारी किया गया है। सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, सीहोर, खंडवा, खरगोन जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खबर मंदसौर से है। यहां पिछले साल की तुलना में आधी बारिश होने से जिले में जल संकट गहराने लगा है। नगर पालिका के अधिकारी जल संकट से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए स्थानीय निकाय के जल स्रोतों में सिर्फ 10 दिन का पानी ही बचा है। इससे निपटने के लिए निकाय अतिरिक्त जल आपूर्ति कटौती करने की रणनीति बना रहा है। वहीं पेयजल के लिए निजी कुआं और नलकूपों के अधिग्रहण का काम भी चल रहा है। यहां लोगों को बारिश का इंतजार है, जिससे जल संकट को टाला जा सके। तो एक तरफ मालवा में जल संकट सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ महाकौशल में वहां पर बारिश इतनी है कि बरगी डैम का 13 गेट खोलने पड़ रहे हैं। आप देखिए 2 संभागों में किस तरह से विपरीत स्थितियां बन रही हैं।